in which plasma membrane has extension into the cytoplasm. These extensions of plasma membrane into the cytoplasm, which helps in photosynthesis process, are called as chromatophores. ये क्यों फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्योंकि क्रोमेटोफोर्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं. हम प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या देखा हमने? सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एक्सटेंशन मेसोसोम है, क्रोमेटोफोर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्लैजेलम निकला है, सरफेस जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल, उसके ऊपर पिली और फिम्बरी होते हैं जो सरफेस अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं. अंदर सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं. उसके साथ एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसपे फ्यू जीन्स होते हैं. दोनों का काम रेप्लिकेशन का है. जेनेटिक मटेरियल दोनों ही है, पर मेन सिंगल क्रोमोसोम है जो थीटा रेप्लिकेशन करवाता है. मेसोसोम का काम है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स. यहां तक कोई तकलीफ है? समझ रहे हो क्या? अब ये जो फ्लैजेलम होती है ना, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान में लो. ये फ्लैजेलम यहाँ पे एक मोटर से अटैच होती है. यहाँ पे एक मोटर होती है. मोटर, हमें अगर किसी मशीन को चलाना है तो मोटर घुमानी पड़ती है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पे ये अगर मोटर घूमेगी तो फ्लैजेला भी रोटेट होगी. फ्लैजेला जैसे जैसे रोटेट होगी तो बैक्टीरिया की मूवमेंट होगी. तो ये जो फ्लैजेलम यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 पार्ट है. ये फ्लैजेलम का हेयर लाइक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हुक है और इसे बेसल बॉडी कहते हैं. कौन सी बॉडी? बेसल बॉडी. फ्लैजेलम से रिलेटेड कौन सी बातें? 3 बातें. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच है किससे? बेसल बॉडी से. बेसल बॉडी को वो हुक से अटैच है, टेल. ये बेसल बॉडी क्या काम करती है? इट एक्ट एज ए मोटर. इट इज द स्मॉलेस्ट मोटर इन द यूनिवर्स. व्हाई बेसल बॉडी स्मॉलेस्ट मोटर? बिकॉज एज इट रोटेट्स इट हेल्प्स इन मूवमेंट. ये रोटेट होगी तो फ्लैजेला मूव करेगी. समझ में आई बात? सो बेसल बॉडी एक्ट एज ए मोटर. क्लियर हो गया? अब फ्लैजेला के साथ पिली और फिम्बरी भी है. पिली और फिम्बरी कोई भी मूवमेंट में रोल अदा नहीं करते, मैंने पहले ही बताया. लोकोमोशन में कोई उनका रोल नहीं है. फिम्बरी और पिली हेल्प्स इन क्लिंगिंग टू सपोर्ट, लटकने के लिए, अटैचमेंट के लिए यूज होती है. अब इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का. अब क्या होता है, इसमें जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, उनकी साइज होती है 15/20 नैनोमीटर. राइबोसोम जो होते हैं इनकी साइज होती है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन प्रोकैरियोटिक सेल. यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? इनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ध्यान में रखना है. प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन. S for Swedberg units. What is Swedberg unit? हम राइबोसोम्स या सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं उनका स्टडी करते समय उनका सेडिमेंटेशन रेट ध्यान में लेते हैं. सेडिमेंटेशन रेट यानी द रेट एट विच दे गेट सेटल डाउन इनटू द फ्लूइड में वो कितने जल्दी सेटल होते हैं, वो रेट. और वो जो रेट होता है उसी को हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट. तो राइबोसोम का कितने स्वेडबर्ग यूनिट कहा गया है? 70 स्वेडबर्ग यूनिट. राइबोसोम 2 यूनिट से बना होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट. इस तरह से होता है, स्मॉलर एंड लार्जर. तो इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है और स्मॉलर जो होता है वो 30S होता है. इसकी एडिशन आप 80 मत कर लीजिए. जब ये यूनाइट हो जाएंगे तो कितना रहेगा? 70 रहेगा, ध्यान में रखना है. So ribosome consists of 2 subunits, 50 and 30. When the units come together, they form 70S ribosome. हम प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम देख रहे हैं, ध्यान में रखना है. अब कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं
में आ जाते हैं। कुछ कुछ राइबोसोम्स, सिंगल राइबोसोम्स कम टुगेदर टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोला बनाते हैं वो? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये इसका फंक्शन क्या है पॉलीसोम का? दे ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, इनका काम है mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट नीड का पॉइंट है। अलग अलग राइबोसोम्स यूनाइट हो जाएंगे तो उनसे पॉलीसोम बनेगा। ये जो पॉलीसोम है ये किसमें पर ये क्या करेगा? mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस करवा देगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा होते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज होते हैं आईवी, इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल। इनका क्या फंक्शन है? ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व मटेरियल होता है ना, वो इंक्लूजन बॉडी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव देयर रिजर्व मटेरियल इन एज ए इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या होता है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। रिजर्व मटेरियल क्या क्या है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। यहां तक क्लियर हो गया? कुछ तकलीफ? ये यहाँ पे हो गया प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का पहले डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट देख लेते हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल साइज में बहुत छोटी, 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल 5 से 100। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पे मैनी क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लाइड प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मिड प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड एब्सेंट। बात समझ रहे हैं क्या? यहाँ तक कुछ तकलीफ? प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है वो बडिंग या फिशन से होता है, और यूकैरियोटिक में मियोसिस और माइटोसिस से होता है। प्रोकैरियोटिक में बडिंग या फिशन से सेल डिवीजन होता है और यूकैरियोटिक में मियोसिस या माइटोसिस से होता है। क्लियर हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल पूरा अच्छी तरह से। फिर से रिपीटेशन की जरूरत है कि नहीं? ये प्रोकैरियोटिक सेल की फिगर थी। जल्दबाजी हो रही है क्या? अरे भाई जल्दबाजी हो रही है क्या? अब यूकैरियोटिक सेल, सारे पॉइंट वो कॉमन आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी एब्सेंट में लिए थे। क्या? उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, इधर प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखना है। कैरियन यानी न्यूक्लियस और यूकैरियन यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब हमने प्रोकैरियोटिक देखा था तो उसमें एब्सेंट था। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल हमने देखे थे, बैक्टीरिया देखा था कि नहीं, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ऐसा के प्रोकैरियोटिक थे। अब यूकैरियोटिक के एग्जांपल क्या है? तो प्रोटिस्टा से आगे सारे यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है, पर प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमालिया, ये सारे क्या है? यूकैरियोट से, ध्यान में रखना है। यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और साथ में सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं ना, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हिच आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट है। बात समझ रहे हैं? अब प्रोकैरियोटिक्स तो हो गया, हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी देख लिया। अब यूकैरियोट में क्या होता है? हमें जो मेन स्टडी करना होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकैरियोट्स में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो फिर प्लांट सेल में क्या ऐसा है जो एनिमल सेल में नहीं? तो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट होता है। बराबर है कि नहीं? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है।
एनिमल सेल में ये सारे एब्सेंट होते हैं, या वैक्यूल हुआ तो भी बहुत छोटा होता है। एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट सेल में नहीं, तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो होता है ये सेल डिवीजन में काम आता है, जो प्लांट सेल में नहीं होता। क्लियर हो गया है? अगर हम डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट देखेंगे एनिमल और प्लांट सेल के, तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या, एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। एनिमल सेल डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स आर हेटेरोट्रॉप्स जनरली, प्लांट सेल्स आर ऑटोट्रॉप्स। बराबर है कि नहीं? यहां तक कोई तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम नहीं? अब हम यूकैरियोटिक सेल के डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल है ये 3 लेयर से बना होता है, मिडल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। ध्यान देना है। सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल्स का, यूकैरियोटिक सेल का। ये हो गई सपोज दैट यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी चलेगा। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है, अगर सेल वॉल है तो ऑब्वियसली प्लांट सेल है, ध्यान में रखना। अब ये एडजेसेंट सेल से, ध्यान दो अच्छी तरह से, ये बाजू वाली सेल है इधर में, मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन निकाल रहा हूँ। 2 एडजेसेंट सेल के बीच में सेल वॉल का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं मिडल लैमेला। क्या कहते हैं? मिडल लैमेला। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले प्लांट सेल में हम देख रहे हैं सेल वॉल प्रेजेंट है। अब प्लांट सेल में क्या चीज है, 2 अलग अलग सेल्स जो है बाजू वाले नेबरिंग सेल, उनको ग्लू का काम कर रहा है, उनको चिपकाने का काम कर रहा है मिडल लैमेला। समझे? इस मिडल लैमेला के अंदर एक लेयर है कॉल्ड एज प्राइमरी लेयर। ये कौन सा लेयर है? प्राइमरी लेयर। ये प्राइमरी लेयर जो होता है यंग स्टेज में ये ग्रो होता है। ये जब ग्रो हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनसाइडर सेकेंडरी लेयर में। तो प्राइमरी लेयर नहीं रहता, क्या रह जाता है आखिरी में? सेकेंडरी लेयर। इतनी फिगर आपको समझी क्या? ये प्लांट सेल है जिसमें हम देख रहे हैं कि सेल वॉल में सबसे बाहर कौन है? मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। समझी क्या बात कि नहीं समझ रहे? सो हम प्लांट सेल का देख रहे हैं सेल वॉल। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। और ये जो सेल वॉल होता है सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, फंगाई में भी होता है। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंगाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल सिर्फ उसको शेप ही नहीं देता, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको कोऑर्डिनेट भी करवाता है सेल को। अब अगर हम अलगी का सोचे, अलगी, प्लांट्स में प्रिमिटिव अलगी थे ना, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो प्लांट्स में अगर हम अलगी का सोचे तो अलगी का सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज, कैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक